फ्रेंड्स, तो ये वीडियो नंबर सेकंड है, इसका पार्ट सेकंड है जीएफआर का। जो हमने पहले जो 33 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे जीएफआर के, उसी का ये जो है वीडियो नंबर सेकंड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से ही स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन 31 कहता है द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट आर डिवाइडेड इनटू फॉर द पर्पस ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल पेमेंट। जो इंटर डिपार्टमेंटल पेमेंट होते हैं, ठीक है, मतलब एक जो डिपार्टमेंट होता है वो दूसरे डिपार्टमेंट को पेमेंट करता है, तो उसमें जो है डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कितने भागों में होता है, मतलब ये डिवाइड होता है कितने पार्ट में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सर्विस एंड कॉमर्शियल डिपार्टमेंट। ठीक है, एक तो सर्विस डिपार्टमेंट और एक कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट्स में जो है ये जो है मतलब डिपार्टमेंट जो है डिवाइड होता है फॉर द पर्पस ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल पेमेंट्स में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है ऑन ग्राउंड्स ऑफ अर्जेंसी। अर्जेंसी के ग्राउंड्स पर हु इज़ कॉम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट कमिटमेंट ऑफ वर्क विदाउट ऑब्जर्विंग यूजुअल फॉर्मेलिटीज़। मतलब जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे फ़ाइल के लिए चलाना या फिर फ़ाइल वगैरह पास कराना, ठीक है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। हाँ, जब भी कोई नया काम होता है तो उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ठीक है, उन फॉर्मेलिटीज़ को अवॉइड करके अर्जेंसी ग्राउंड के बेसिस पर उस काम को एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके लिए कौन कॉम्पिटेंट है वो बताना है। ठीक है, हेड ऑफ़ द ऑफिस, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर या फिर इंजीनियर इंचार्ज। तो ऑप्शन नंबर 1 जो इसका करेक्ट आंसर होगा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंसर्न जो होगा वो उसके लिए कॉम्पिटेंट होगा। ठीक है, जो भी मतलब आपातकालीन तरीके से अर्जेंसी बेसिस पर काम होगा तो उसके लिए विशेष मतलब इसके पास ये पावर रहती है कि वो तुरंत जो है, अगर कोई अर्जेंसी नेचर का वर्क है तो वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसके लिए कंसर्न है, वो काम के लिए स्टार्ट करवा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है फॉर प्रोजेक्ट अप टू 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ तक के प्रोजेक्ट में पावर आर वेस्टेड विद इन एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री। ठीक है, जिस भी डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्रीज में वर्क चल रहा है उसमें ये पावर रहती है टू एक्सेप्ट वेरिएशन इन द अप्रूव्ड एस्टिमेटेड विद इन। ठीक है, मतलब 100 करोड़ तक के प्रोजेक्ट में जिस भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है वो मतलब अपने लेवल पर, मतलब बिना किसी लेवल, मतलब बिना जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कंसर्न करे, अपने लेवल पर बात चल रही है यहाँ पर कि एक्सेप्ट द वेरिएशन टू द अप्रूव्ड एस्टिमेट विद इन। ठीक है, मतलब अपने लेवल पर जो है वो कितने परसेंट तक का वेरिएशन उसमें मतलब कर सकता है। जैसे मान लीजिए 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो अगर उसकी कुछ वैल्यूएशन वगैरह बढ़ जाती है, उसकी कुछ प्राइस का उसका खर्च ज़्यादा आ जाता है उसका, तो फिर उस कंडीशन में कितने परसेंट का वेरिएशन अलाउड है। तो ऑप्शन नंबर 1 उसका करेक्ट आंसर है, 10% का वेरिएशन अलाउड होता है। ठीक है, तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से परमिशन लेने की इसमें आवश्यकता नहीं है, जो भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है वो अपने लेवल पर 10% तक का वेरिएशन वो जो है उसमें कर सकता है प्रोजेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 हु विल रजिस्टर एंड वोट सप्लायर ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। मतलब ये जो सप्लायर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, मतलब जेम जो होता है उस पर वोट कराना या फिर उन्हें जो है ऑन वोट कराना या फिर उन्हें रजिस्टर कराना। ठीक है, तो उस सब की जो मतलब हु बिल मतलब कौन करेगा, ये जिम्मेदारी किसके पास है? सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस या फिर DGS&D, हेड ऑफ मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट या सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन के पास कि जो भी सप्लायर्स होते हैं उन्हें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर रजिस्टर करना है, ऑन बोर्ड करना है। ठीक है, तो ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन के पास रहती है। तो ये क्वेश्चन जो है आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैलिडिटी पीरियड, ठीक है, ऑफ द रजिस्टर्ड सप्लायर्स इन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जेम पर जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं उनके लिए वैलिडिटी पीरियड किया है, मतलब एक बार रजिस्टर होने के बाद वे कितने समय तक वो जो है वैलिड रहता है, तो आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा, 1 to 3 ईयर्स। ठीक है, 1 to 3 ईयर्स वो करेक्ट आंसर है। 1 से 3 साल, कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम जो है 3 वर्ष के बीच ये रहता है। ठीक है, उसके बाद इसे रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 36 who will ensure the publicity of item through JAM और prospective suppliers। ठीक है, सप्लायर्स या फिर जो आइटम्स है उसका पब्लिसिटी जो है जेम पर ये कौन करेगा? जेम SPB, डायरेक्टर ऑफ स्टोर एंड स्टेशनरी, सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जेम SPB। ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बोलते हैं जेम को, और SPB का मतलब क्या होता है? स्पेशल पर्पस, ये वो स्पेशल परचेज, स्पेशल एक सेकंड रुकिएगा, स्पेशल
पर्पस व्हीकल, ठीक है, ये रहता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये रहता है, इसका काम क्या होता है कि जो भी पोर्टल पर जो भी सामान वगैरह है उनका जो है प्रचार करना, उनके जो एडवर्टाइज वगैरह हैं उनको सुनिश्चित करे और सप्लायर्स तक ताकि जानकारी सही तरीके से पहुंच पाए, ठीक है। तो ये सब जो है, ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है इसका ये काम रहता है, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ए बिडर अंडर सेक्शन 151 ऑफ GFR। देखिए GFR में क्या बताया गया है, इसमें कोई अगर सप्लायर्स वगैरह है, ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि कितने समय तक जो है, मतलब जो बिडर वगैरह ये जो रहते हैं इनको कभी कोई ग्रेव मिसकंडक्ट में इन्हें डिवार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंटल यहाँ पर गलत लिख गया है, यहाँ पर होगा डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट यहाँ पर लिखा जाएगा डिपार्टमेंट, या फिर डिवार कर दिया जाता है इन्हें बिडर के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो इन्हें जो मतलब डिवाइड कर दिया जाता है, तो मैक्सिमम कितने समय के लिए जो किया जाता है वो इसमें टाइम पीरियड पूछा गया है, ठीक है। 3 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए या 4 ईयर्स के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। मैक्सिमम जो है 3 साल तक, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वगैरह जो है, जिसमें किसी में कोई दोषी अगर साबित होता है, ठीक, तो उस मामले में क्या है 3 साल तक के लिए इन्हें डिबार किया जाता है। उसके बाद में इन्हें जो है फिर वो बड़े आराम से बिडिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। क्वेश्चन ये वाला देखने से पहले एक चीज़ इसमें और एक चीज़ रह गई, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। देखिएगा इसमें एक चीज़ और देखिए, अगर कोई वेंडर जो है, ठीक है, वेंडर है, ये अगर दोषी पाया जाता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, तो उसे 3 साल के लिए डिवार कर दिया जाता है, ठीक है, डिवार कर दिया जाता है। लेकिन अगर ये दोषी पाया जाता है किसमें, कोड ऑफ इंटेग्रिटी, अगर इसने इसका कोड ऑफ इंटेग्रिटी, ठीक है, इसने कोड ऑफ इंटेग्रिटी का अगर कोई उल्लंघन किया है तो इसे 2 साल के लिए डिवार कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आप याद रखिएगा, कोड ऑफ इंटेग्रिटी से संबंधित 2 साल के लिए और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 3 साल के लिए। और जो 151 का सबसेक्शन 1 जो है ये इसी की बात कर रहा है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। व्हाट इज़ द फाइनेंशियल लिमिट फॉर पर्पस ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन और बिड्स, ठीक है। देखिएगा विदाउट कोटेशन और बिड्स के लिए जो फाइनेंशियल लिमिट है परचेज ऑफ गुड्स के लिए डायरेक्ट, तो वो है आप कितनी है 50,000 रुपये है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। GFR 154 में इसे बताया गया है, ठीक है। 50,000 तक का माल जो है सीधे बाज़ार से लिया जा सकता है, जो भी कोई गुड्स वगैरह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज़ द लिमिट अप टू विच ड्यूली कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंशियल कमेटी कैन परचेज गुड्स ऑन ईच ओकेशन। इसमें फाइनेंशियल कमेटी या फिर हम कह सकते हैं ये लोकल परचेज कमेटी की बात करी गई है। लोकल परचेज कमेटी के लिए जो है लिमिट क्या है, ठीक है, किसी भी एक ओकेशन पर गुड्स वगैरह परचेज़ करने के लिए, तो वो है ₹5 लाख तक, ठीक है। जो लोकल परचेज कमेटी है ₹5 लाख तक का ईच ओकेशन जो है परचेज़ कर सकती है गुड्स के लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाउ मैनी मेथड आर देयर इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग बिड्स। बिड्स के लिए ऑब्टेन करने के कितने तरीके हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 तरीके हैं, कौन कौन से हैं देखिएगा यहाँ पर। इसमें आता है क्या, जैसे एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी, ठीक है। और कौन सा है, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, ठीक। इसके अलावा 2 स्टेज बिडिंग, सिंगल टेंडर इंक्वायरी, एक सेकेंड, सिंगल टेंडर इंक्वायरी 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। और 5वां तरीका कौन सा होगा, 5वां होगा इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन, ठीक है। एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, 2 स्टेज बिडिंग,
सिंगल टेंडर इंक्वायरी और इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन। ठीक है, तो ये 5 तरीके जो हैं बिड ऑप्टेन करने के लिए 5 तरीके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स टू बी प्रोक्यूर्ड फॉर विच इन्विटेशन टू टेंडर कैन बी मेड बाय एडवर्टाइजमेंट। देखिए, एडवर्टाइजमेंट मतलब ये जो हमने बात करी थी एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, या फिर इसे हम बोलते हैं ओपन टेंडर इंक्वायरी। ठीक है, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी या फिर ओपन टेंडर इंक्वायरी कहते हैं कब, जब गुड्स की जो वैल्यू होती है वो ₹50 लाख एंड अबव होती है, तो फिर इस कंडीशन में ओपन टेंडर इंक्वायरी या फिर एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी की जाती है। ठीक है, 42 क्वेश्चन कहता है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के बारे में। ठीक है, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है मे बी अडेप्टिव व्हेन द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स टू बी प्रोक्यूर्ड अप टू। तो ये बताया गया है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के बारे में, और ऊपर हमने बात करी एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के बारे में। मतलब जो टेंडर इंक्वायरी जो है ये मतलब कितने रुपए तक जो है लोकल परचेज, मतलब सॉरी वो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी अगर की जा रही है तो फिर उस कंडीशन में उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कि लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी की जाए। तो देखो, अभी हमने पढ़ा एडवर्टाइज के बारे में, वो क्या था 50 लाख या उससे ऊपर, तो ये कहाँ तक होगा, अप टू 50 लाख। ठीक है, अप टू 50 लाख तक होगा, अप टू ₹50 लाख तक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 43 है द नंबर ऑफ सप्लायर्स फर्म इन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी शुड बी मोर देन। मतलब जो सप्लायर्स जो मतलब अगर लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी तो सप्लायर्स फर्म्स जो उसमें कितनी होनी चाहिए, मोर देन 3 होनी चाहिए। ठीक है, मोर देन 3 का मतलब हुआ कि कम से कम मिनिमम की अगर हम बात करें तो 4 तो होने ही चाहिए। ठीक है, या तो मिनिमम 4 दिया हुआ या फिर मोर देन 3 का मतलब 4 ही हुआ ना, क्योंकि मोर देन 3 हो तो मतलब कम से कम 4 तो होने ही चाहिए लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में। ठीक है, बिडिंग वगैरह भेजी जाती है तो इस कंडीशन में जो है 4 सप्लायर्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, विच सिस्टम इज बीइंग फॉलोड फॉर परचेज ऑफ हाई वैल्यू प्लांट मशीनरी ETC ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल नेचर। देखिए, जब टेक्निकल नेचर की अगर कोई गुड्स परचेज किया जा रहा है, टेक्निकल नेचर का कोई मशीनरी वगैरह परचेज की जा रही है, तो उसके लिए क्या फॉलो किया जाता है, 2 बिड सिस्टम उसे फॉलो किया जाता है। ठीक है, 2 बिड सिस्टम जो है यहाँ पर फॉलो किया जाता है, और 2 बिड सिस्टम में क्या है, एक क्या होता है इसमें, एक होती है इसमें टेक्निकल बिड और एक होती है इसमें फाइनेंशियल बिड। ठीक है, टेक्निकल बिड आती है और एक फाइनेंशियल बिड आती है, लेकिन टेक्निकल जो बिड आती है इसके लिए क्या है वो ओपन फर्स्ट, इसे जो है पहले ओपन किया जाता है। जब इससे जो है सेटिस्फाई हो जाती है कमेटी, उसके बाद में जो फाइनेंशियल बिड जो ओपन की जाती है। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा सिंगल जो टेंडर सिस्टम होता है, ये क्या होता है, सिंगल टेंडर सिस्टम जो है इसमें ये तो अर्जेंसी के समय, जैसे कोई अर्जेंसी डिपार्टमेंट में आ गई तो फिर उस समय जो है कोई इसमें जो है किसी एक के लिए भी मतलब अर्जेंसी के रूप में जो है किसी एक को चूज़ कर सप्लायर्स को सामान ले लिया जाता है उससे गुड्स वगैरह, या फिर अर्जेंसी के अलावा या फिर ऐसी कोई कंपनी है कि जैसे मतलब कोई ऐसा कोई गुड्स चाहिए जिसमें क्या हो सिर्फ एक ही कंपनी उस गुड्स को बनाती हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, ये सिंगल टेंडर सिस्टम भी फॉलो किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा लिमिटेड टेंडर सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो एडवर्टाइज जो है वो मतलब कहीं नहीं जाता है, इसमें सिर्फ जो चूज़ किए हुए पहले से ही जो है चूज़ किए हुए जो सप्लायर्स, रजिस्टर्ड सप्लायर्स जो होते हैं ना, रजिस्टर्ड जो सप्लायर्स होते हैं पहले चूज़ किए हुए, उनके पास जो है सीधे उन्हें बुला लिया जाता है और फिर वही लोग जो है बोली वगैरह लगा लेते हैं और उसी कंडीशन में उन्हें जो है फिर टेंडर वगैरह दिया जाता है। ठीक है, ये होता है एक लिमिटेड टेंडर सिस्टम। ठीक है, सिंगल टेंडर सिस्टम आप समझ गए, अर्जेंसी बेसिस पर इसे यूज किया जाता है, अर्जेंसी हो या फिर किसी तरीके का कोई प्रॉपर्टी आइटम वगैरह है कि एक ही कंपनी बनाती है तो फिर इसे सिंगल टेंडर सिस्टम का यूज किया जाता है। 2 बिड सिस्टम में आप समझेगा कि टेक्निकल और फाइनेंशियल कोई टेक्निकल चीज़ खरीदनी है तो फिर 2 बिड सिस्टम फॉलो किया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक होती है एडवर्टाइज, ये वाली जो हमने बात करी थी, एक तरीके से ओपन होती है। ठीक है, इसमें हर कोई आकर जो है बोली वगैरह इसमें लगा सकता है। ठीक है, और ये सामान्य नेचर का मतलब हम कह सकते हैं एक जनरल नेचर के आइटम वगैरह के लिए ये सब यूज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 45 है इन व्हाट फॉर्म विल अ बिड सिक्योरिटी बी एक्सेप्टेड। तो जो बिड सिक्योरिटी जो होती है उसे कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, किस फॉर्म में, बैंक गारंटी में, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट में या डिमांड ड्राफ्ट में, ऑल द अबव। तो ऑल द अबव इसका सही आंसर होगा, किसी भी तरीके से एक्सेप्ट किया जा सकता है बिड सिक्योरिटी के लिए।
देखो जब बिड वगैरह जब बिडिंग वगैरह होती है तो इसके लिए जो है एक आप ध्यान रखिए, EMD भी इसे बोला जाता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी बोला जाता है, ठीक है। ये आप याद रखें। यहाँ से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं इस कंडीशन में कि एक तो ये आता है कि बिड जो होता है, ये बिड ये कितनी होती है, तो आप याद रखेंगे 2% से 5% तक होती है, ठीक है। और इसे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी बोला जाता है, ठीक है। और ये एक तरीके से क्या है, जो भी बोली वगैरह लगाई जाती है तो ये एक तरीके से एक सुरक्षा मतलब प्रदान करती है कि वो अपनी बोली को वापस ना ले लें बोली लगाने वाले। तो जो 2 से 5% होती है और ये EMD अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इसे बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए किसी का कोई टेंडर वगैरह अगर कैंसिल होता है टेंडर, ठीक है, अगर कैंसिल होता है तो उसको ये जो बिड सिक्योरिटी जो है वापस देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर बिड सिक्योरिटी अगर उसको वापस देनी पड़ेगी तो फिर उस कंडीशन में उसे 30 डेज़ के अंदर, ठीक है, विदिन 30 डेज़, जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट अगर फाइनल हुआ है कोई, उसके कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने के 30 डेज़ के अंदर अंदर जो है जो भी है उसके लिए जो बिल जो मतलब बिड सिक्योरिटी वो वापस दे दी जाती है उसके लिए, ठीक है, विदिन 30 डेज़। यहाँ पर आप याद रखेंगे विदिन 30 डेज़ वापस हो जाती है। अच्छा, फिर जो है अब जो बिड उस पूरी प्रोसेसिंग में जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ना, जो कोई हम कह सकते हैं सक्सेसफुल, जो हम कह सकते हैं सक्सेसफुल जो मतलब बिडिंग में सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर है जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसको जब कॉन्ट्रैक्ट जब मिल गया तो फिर जब वो काम करेगा किसी भी कंपनी में या किसी ऑफिस के अंदर, तो एक वो सिक्योरिटी जमा करेगा कि हाँ एक जो मैं वर्क कर रहा हूँ, तो एक वो सिक्योरिटी जमा करेगा कि अगर वर्क वगैरह अगर वो बीच में छोड़ के भागता है तो उसका पैसा जमा है, या फिर ख़राब कर देता है, ठीक है, तो भी उसका पैसा जमा है। तो उस पैसे को जो हम बोलते हैं उसे बोलते हैं परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, ठीक है, जो कि ये लिखा हुआ है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, उसे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बोला जाता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए, What should be the validity period of performance security beyond the date of completion of contractual obligation? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका 60 डेज हो जाएगा सही, क्योंकि इससे क्या है, जैसे जो गवर्नमेंट वगैरह है वो बिल्कुल इसमें सेफ़ रहती है, वारंटी है या फिर डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड वगैरह है वो सब चेक हो जाता है, उसके बाद जो उसकी जो वापस की जाती है, ठीक है, सिक्योरिटी। तो 60 डेज इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जबकि जो मतलब लेटर ऑफ, इसे हम LOI कहते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट जब दे दिया जाता है, ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट या अलॉटमेंट लेटर हम बोल सकते हैं, जब दे दिया जाता है वर्क का, तो उसमें जो 15 से 30 डेज़ के भीतर जो है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो जमा करनी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफिस में, 15 से 30 दिन के भीतर, ठीक है, 15 to 30 डेज़ के अंदर जो है सिक्योरिटी ये जमा करनी पड़ती है। और इसके लिए याद रखेंगे कि 3 to 5% ये रहती है, 3 to 5%, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वैसे तो मतलब ये इसकी 2 कंडीशन इसमें, अगर इसकी परसेंटेज की हम बात करें तो इसमें 2 कंडीशन आती हैं। मतलब जनरली पहले जो है इसकी 5 से 10% रहती है, लेकिन गुड्स या सर्विसेज के कुछ केस में 3 to 5% भी ये रहती है, ठीक है। तो आप 3 to 5% को यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं कुछ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से और बिड सिक्योरिटी से, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको जो है याद रखना है, और ये बस इतने यहाँ से क्वेश्चन लगभग बन सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे हमने यहाँ पर इसमें क्या हमने फॉर्म्स की बात करी थी, किस फॉर्म में बिड सिक्योरिटी, तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का अगर हम फॉर्म की बात करें तो इसकी फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये तो PVG फॉर्म में हो सकती है, जो कि परफॉर्मेंस बैंक गारंटी होती है। इसके अलावा एक इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड्स भी मतलब दिए जा सकते हैं, ठीक है, या फिर फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट भी दी जा सकती है, या फिर डिमांड ड्राफ्ट भी, ठीक है। इनमें से कोई भी फॉर्म जो है अपनाया जा सकता है, तो ये कोई समस्या नहीं है, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच रूल इन GFR स्पीक्स अबाउट द ट्रांसपेरेंसी, कंपटीशन, फेयरनेस एंड एलिमिनेशन, ठीक है, और आर्बिट्रेरीनेस इन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो आर्बिट्रेरीनेस और एलिमिनेशन और फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, इसके बारे में बात करता है रूल नंबर 173, ठीक है, 173 याद रखेंगे। 174 जो है वो बिडिंग डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है, और 175 का सेक्शन 1 और 2 है। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा सेक्शन 1 वाला, ये बात करता है कोड ऑफ इंटेग्रिटी या फिर एथिकल कह सकते हैं हम, एथिकल जो कंडक्ट है, एथिकल कंडक्ट के बारे में ये बात करता है, ठीक है। 175 का सेक्शन 2 जो है ये कोड ऑफ इंटेग्रिटी जो होता है, इसका उल्लंघन करने पर, ठीक है, ब्रीच करने पर कोड ऑफ इंटेग्रिटी, तो उसके बाद में जो है जो भी पनिशमेंट वगैरह जो मिलता है उसके बारे में बात करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं।
A list of potential consultants is to be prepared if the estimated cost consulting service up to। ठीक है, तो डिपार्टमेंट के लिए जब कंसल्टिंग सर्विस लेनी होती है तो वो कितने वैल्यू तक, उसमें वैल्यू पूछी गई कितने वैल्यू तक वो खुद अपने लेवल पर जो है कंसल्टिंग सर्विस ले सकता है, खुद उसका मतलब डिसीजन ले सकता है। तो 50 लाख, ठीक है, 50 लाख इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है हो जाएगा। ठीक है, मतलब बिना किसी बड़ा एडवर्टाइजमेंट करे जो भी पोटेंशियल कंसल्टेंट्स हैं और उनको जो है मतलब एक लिस्ट सूची बनाकर 50 लाख तक के लिए उनकी कंसल्टेंट्स ले सकता है अगर वैल्यू 50 लाख तक है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। व्हाट आर द कंटेंट्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। देखो, जब कोई जो कंपनी या फिर कोई कंसल्टेंट वगैरह है उसके लिए कोई डिपार्टमेंट रखता है तो काम शुरू करने से पहले क्या होता है, कुछ एक डॉक्यूमेंट्स रेडी किए जाते हैं जिसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ठीक है, मतलब काम को किस तरीके से करना है, कब पूरा करना है, तो बहुत सारी कंडीशंस उसमें होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या रहता है, प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, आउटलाइन ऑफ द टास्क टू बी कैरिड आउट, शेड्यूल फॉर द कंप्लीशन ऑफ टास्क, तो ये सब इसमें रहता है। ठीक है, तो ऑल द अबव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन देखते हैं 50। आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट दैट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। देखो, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल क्या होता है, ये एक टेंडर पैकेज होता है एक तरीके से। ठीक, क्या होता है, ये एक टेंडर पैकेज होता है जो कि गवर्नमेंट जो है मार्केट में जो कंपनियां हैं उनको इनवाइट करने के लिए जो है ये वाला जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इश्यू करता है। और इसके थ्रू जो है कंपनियां जो हैं जो भी टेक्निकल या फिर उनकी जो भी मतलब बजट वगैरह है वो सब मतलब उनसे मंगाना होता है इसी के थ्रू, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के थ्रू। टेक्निकलिटी क्या है और फिर उनका क्या बजट का मतलब प्रपोजल है, वो सब चीज़ें इसमें जो है मंगाना होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है क्या चीज़ इसमें जो है शामिल नहीं होती है। ये लेटर ऑफ इन्विटेशन होता है, टर्म ऑफ रेफरेंस सही है, बिड इवेल्यूएशन क्राइटेरिया ठीक है, प्रपोज लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कंसल्टेंट्स, ऑप्शन नंबर करेक्ट से हो जाएगा इसका 4th ऑप्शन, ये इसमें शामिल नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बिड इज़ ओपन फर्स्ट मिनिस्ट्री इन अ बिड सिस्टम। तो फाइनेंशियल बिड, टेक्निकल बिड, बोथ शुड बी ओपन साइमल्टेनियसली या एनी बिड। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। टेक्निकल बिड जो है जिसमें स्पेसिफिकेशन बताई जाती हैं जो भी प्रोक्यूर कर रहे हैं आइटम उसके बारे में, तो टेक्निकल बिड के लिए पहले ओपन किया जाता है, उसके बाद फाइनेंशियल बिड के लिए ओपन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है इन अ QCVC मतलब क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड सिस्टम जो होता है इसमें क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो क्वालिटी मतलब हाईएस्ट वेटेज अलाउड फॉर टेक्निकल पैरामीटर्स, तो टेक्निकल पैरामीटर्स के लिए जो हाईएस्ट वेटेज है मतलब कितना वेटेज हाईएस्ट है इतना मतलब जो टेक्निकल के लिए दिया जाएगा वो 80% है। ठीक है, 80-20 का जो है हाईएस्ट वेटेज इसमें है टेक्निकलिटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कॉस्ट दैट डज नॉट ऐड वैल्यू मटेरियल बीइंग स्टॉक्ड। जब मटेरियल के लिए स्टॉक किया जाता है तो इसमें जो है वैल्यू ऐड नहीं करता है, इसमें से कौन सा हमें पहचानना है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सरप्लस कॉस्ट या एक्चुअल कॉस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा क्योंकि जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होता है ये किसी भी तरीके से वैल्यू ऐड नहीं करता, क्योंकि जब स्टॉक में माल रखा जाता है तो उस समय जो है उस गुड्स का जो है इंश्योरेंस वगैरह भी किया जाता है। ठीक है, और उसकी इंश्योरेंस के अलावा जो है उसका कुछ अदर एक्सपेंसेस भी उसकी देख वेख में मतलब उसके खर्च होते हैं। ठीक है, छोटा मोटा एक्सपेंसेस, तो इससे उसकी कोई वैल्यू नहीं बढ़ती है उसकी सामान की। ठीक है, तो ये सब जो क्या है ये कैरी फॉरवर्ड एक तरीके से होता है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है अंडर विच मिनिस्ट्रीज गाइडलाइंस शुड द सेल ऑफ हजार्डस स्क्रैप बैटरीज ये बैटरीज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वी कैरी आउट। तो इसमें क्या है, इसमें यही पूछा गया है कि जो हजार्डस स्क्रैप बैटरीज वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट वगैरह हैं, तो इसके लिए गाइडलाइंस जो है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा जो गाइडलाइंस है वो फॉलो की जाती हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट जो है इसके द्वारा जो है गाइडलाइंस और रूल्स वगैरह दिए जाते हैं, वो ही इसको फॉलो किए जाते हैं। जो हजार्डस स्क्रैप वगैरह को सब के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वगैरह जो होता है तो इसके निपटारे के लिए जो है ये सब चीज़ें फॉलो की जाए, इसकी गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55।
क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट आफ्टर इश्यूड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जब किसी जो भी सप्लायर वगैरह है उसे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाता है, उसके बाद जो है कितने दिन का समय मिलता है कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, फॉर्मली साइन वगैरह जो होते हैं ऑफिशियली उसके लिए वो मिलता है कितना 21 डेज, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नाम याद है आप रखिएगा, इसके लिए 21 डेज, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के मिलने के 21 दिन के अंदर एग्जीक्यूट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है हु इज़ द कॉम्पिटेंट टू गिव अप्रूवल फॉर क्रिएटिंग न्यू ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। नया जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है उसको बनाने के लिए अप्रूवल जो है कि कौन देगा, कौन कॉम्पिटेंट है उसके लिए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक होम अफेयर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। कैबिनेट का अप्रूवल बहुत ज़रूरी है किसी भी नई ऑटोनोमस बॉडी इसको बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट एंड ऑडिट अकाउंट बाय ऑटोनोमस बॉडीज टू द नोडल मिनिस्ट्रीज फॉर सबमिशन ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब नोडल मिनिस्ट्री जो पार्लियामेंट में जो भी मतलब रिपोर्ट वगैरह एनुअल रिपोर्ट रखती है, तो ऑटोनोमस बॉडीज जो है नोडल मिनिस्ट्रीज़ के लिए कब मतलब सबमिट करेंगी अपना एनुअल अकाउंट्स वगैरह, तो 31 दिसंबर जो डेट होती है लास्ट होती है 31 दिसंबर तक वो जो है सबमिट करेंगी, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 58 है एक्सटर्नल एड फॉर प्रोजेक्ट और स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट केम फ्रॉम। मतलब गवर्नमेंट के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, एक्सटर्नल एड्स वगैरह होती है, एक मतलब कहाँ से आती है, तो मतलब वर्ल्ड बैंक या लोन फ्रॉम बैंक या अदर कंट्रीज़ या फिर बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल सोर्सेज। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा, बायलैटरल और मल्टीलैटरल दोनों होगा। बायलैटरल का मतलब होता है जब कोई कंट्री जो होती है डायरेक्ट हमारी हेल्प करती है, जैसे कि मान लीजिए जापान की तरफ से कोई प्रोजेक्ट आया है या फिर हम कह सकते हैं जैसे अमेरिका की तरफ से कोई प्रोजेक्ट आया है, तो वो एक बायलैटरल केस में आएगा। मल्टीलैटरल का मतलब होता है कि जब कोई जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, उसके थ्रू अगर कुछ मतलब एड वगैरह मिल रहा है, तो जैसे हम बात करें जैसे मान लीजिए वर्ल्ड बैंक है या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गई, तो इस कंडीशन को मल्टीलैटरल सोर्सेज बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 एंड 60, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पीक्स अबाउट द लिमिट ऑन गवर्नमेंट गारंटी। देखिए जो गवर्नमेंट जो होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, ये अपने मतलब अपने कंट्रीज़ के लिए लोन वगैरह जो है लेती है, ठीक है, या फिर मान लीजिए लोन दिलाने के लिए खुद मतलब गारंटी वगैरह भी देती है। तो वो गारंटी जो है एक मैक्सिमम उसका टाइम क्या रहेगा, क्या उसकी लिमिट्स रहेंगी, सारी चीज़ें जो है किस आर्टिकल में बताई गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 292 से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट गारंटी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 जो है यहाँ पर हो जाएगा सर्टिफिकेट, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ए गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ मेड इन, ठीक है। जो मतलब सर्टिफिकेट जो है जो कि गेजेटेड मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट का है उसके ट्रांसफ़र का, तो वो मतलब जो गेजेटेड ऑफिसर है, जैसे कि एक मतलब इसका अगर ट्रांसफ़र होता है तो एक सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसफ़र जो बनता है वो किस जीएफआर फॉर्मेट में बनता है, जैसे कि क्या क्या चीज़ें जो ऑफिसर्स है वो अपने आने वाले ऑफिसर्स के लिए सौंप रहा है, जैसे कुछ फाइल्स वगैरह होती हैं, कैश वगैरह जो भी कुछ रहता है, तो वो जो है GFR 16 में मतलब बताया गया है फॉर्मेट उसका। तो GFR 16 होगा, सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसफ़र ये बनता है गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के ट्रांसफ़र, मतलब जब उसको ट्रांसफ़र हो रहा होता है तब, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इसमें बताई गई हैं, ठीक। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।